गुड आफ्टरनून गाइज। पीएस लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 11 की केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है और इस यूनिट फर्स्ट का ये पहला लेक्चर है। रसायन चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन, गुण, इनके भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। केमिया जो है, इसका अर्थ होता है काला रंग। केमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम केमिया था। और उस समय जो मिस्र देश था वो अपनी कला के संदर्भ में सर्वोच्च स्तर पर था। और वर्तमान में यही कला जो है विज्ञान के रूप में अपने सर्वोच्च स्तर पर हुई या उभर कर सामने आई। इसी के कारण शायद हम केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है लेवाइसिए और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो हैं बर्जीलियस। इसमें हमारा पहला हेडिंग है पदार्थ, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, मैटर। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान या भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। जैसे चाक अगर आप अपने हाथ में उठा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ उसका भार नज़र आएगा। उसको रखेंगे तो भी कुछ स्थान घेरेगा। डस्टर है, इसी तरीके से बोर्ड है, पानी है, O2, CO2 गैसें हैं इत्यादि। पदार्थ का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है वह दो टाइप से किया जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वह ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का एग्जाम्पल हम लकड़ी ले सकते हैं, द्रव का एग्जाम्पल हम पानी ले सकते हैं, गैस का एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन, यह भी 2 टाइप के होते हैं। और जो इसका रासायनिक वर्गीकरण है वह द्रव्य के रासायनिक संगठन से संबंधित है। द्रव्य के रासायनिक संगठन से संबंधित है। 2 टाइप का होता है, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ आपका वह पदार्थ होता है जिसमें पदार्थ या द्रव्य को किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ है आपका 2 प्रकार का, एक तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व क्या होता है? तो तत्व को हम क्या कहते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ का एक सरलतम रूप होता है जिसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। इसी तरीके से जो आपका यौगिक होता है, तो यौगिक के वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व आपके धातु, अधातु, उपधातु 3 प्रकार के होते हैं। और यौगिक आपका कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार का होता है। अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है? तो जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में मतलब तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ निर्मित होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं मिश्रण। यह 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे आपका ऑक्सीजन है O2, तो ये ऑक्सीजन जो है ये टोटल केवल ऑक्सीजन से, इसमें केवल ऑक्सीजन के ही तत्व शामिल होंगे। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसका संगठन संपूर्ण नमूने में सर्वत्र समान नहीं होता, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे H2O+ रेत,
पानी में अगर हमने रेत मिला दिया तो बताइए ये आपका कैसा हो गया, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। या मान लीजिए धुआं है, धुआं जो होता है वो किस उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन के कण होते हैं और वायु का मिश्रण होता है और कुछ ही मात्रा में गन पाउडर जैसे आपके कार्बन, सल्फर, नाइटर, इसका भी मिश्रण मिला होता है। तो इस तरीके से यह भी क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। अब ठोस पदार्थों का जो भौतिक वर्गीकरण है वो आपका 3 प्रकार का होता है। अभी पहले बताया ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है तो आपको पता है, वह पदार्थ ठोस कहलाता है जिसकी निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होता है। इस ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, अत्यधिक निकट होते हैं और इनमें जो अंतराणुक स्थान होता है, मतलब कणों जो है ठोस के अंदर जो अणुओं के मध्य स्थान होता है उसको हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। तो इनमें जो अंतराणुक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। कम होने के कारण जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, केवल क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, ठीक है। और इसी कारण इनके बीच आकर्षण भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जब कण जो है आपके स्वतंत्र नहीं होते, इधर उधर रूप गति नहीं कर सकते, तो वो उनके बीच में तो वो एक दूसरे से काफ़ी पास पास होंगे और जब पास पास होंगे तो उनके आकर्षण बल क्या होंगे, अधिक होंगे। इसी के कारण जो ठोस अणु हैं उनके मध्य की दूरी कम होती है और उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। जैसे आपका हो गया लकड़ी, लकड़ी है वो टोटल लकड़ियों के जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। बर्फ, ईंट, कांच एक्सेट्रा, ये सब आपके ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। क्या होता है ये, तो वह पदार्थ द्रव कहलाता है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती और इसे अगर आप किसी भी पात्र में रख दें तो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसमें जो कण होते हैं वह द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। इनके मध्य जो आकर्षण होता है वह ठोस के कणों से कम होता है लेकिन गैसों के कणों से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया पानी, अल्कोहल, दूध, ये सब आपके द्रव अवस्था के हैं। तीसरा है गैस अवस्था, गैसीय स्टेट। गैस अवस्था क्या होती है, तो वह पदार्थ गैस कहलाता है जिसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है, क्योंकि इसे पूरे पात्र में फैल जाता है, जिस पात्र में से भरा जाता है वह पूरे पात्र में फैल जाएगा और इसी कारण इसके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक अधिक दूरी पर होते हैं और हमेशा जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इनको ये घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। अब कहीं स्वतंत्र होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आकर्षण बल क्या होगा, शून्य होगा, लगेगा ही नहीं। जैसे वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस आप ले लीजिए। इसके अलावा भी 2 नई अवस्थाएं होती हैं जो कि साधारण ताप पर नहीं पाई जाती। एक होती है आपकी प्लाज्मा और दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा द्रव्य की एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के जो परमाणु होते हैं वह आयनित अवस्था में होते हैं, आयनित अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में को हम प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, तो 1920 में एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र बोस, इन्हीं की गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने द्रव्य की इस अवस्था की गणना की थी। इन्होंने क्या कहा था कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। एक और भी होती है फर्मी आनिक कंडेंसेट। फर्मी आनिक कंडेंसेट ये भी होती है जाके, हालांकि इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। यह द्रव्य की एक तीसरी अतिरिक्त अवस्था है जिसकी पहचान जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हुई है। गैस और वाष्प में अंतर। देखिए गैस और वाष्प में क्या अंतर है, तो वाष्प उस पदार्थ की गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करती है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में रहती हो, जबकि जो गैस है वह उस पदार्थ को कहते हैं जो साधारण ताप का मतलब हम कमरे के ताप को कहते हैं, उस पर गैसीय अवस्था में होती है। मतलब कि जब कोई पदार्थ
साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस। परंतु यदि कोई पदार्थ साधारण ताप पर किसी दूसरी अवस्था में हो और उच्च ताप पर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उसे गैस न कहकर हम वाष्प कहते हैं। अब जैसे अमोनिया हो गया, NH3, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सबको हम गैस कहते हैं क्योंकि ये कमरे के ताप मतलब साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। परंतु जल, पेट्रोल, बेंजीन ये सब इनकी गैसीय अवस्था को हम वाष्प कहते हैं क्योंकि ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। अगली हेडिंग है अवस्था परिवर्तन। देखिए अवस्था परिवर्तन जो होती है, आपको पता है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, इनमें जो इनके घटकों के कण होते हैं उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। और जो द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसमें जो इनके कण होते हैं वह कणों के मध्य जो दूरी होती है और उनमें आकर्षण बल की जो भिन्नता होती है, इसके कारण इसमें जो इनके अवयवी कण होते हैं वह कणों की संकुल व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। अर्थात यह है कि वह 3 अवस्थाएं ताप व दाब परिवर्तन पर ही अंतः परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो वह द्रव में होगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वह गैस में बदलेगा, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वह फिर द्रव में बदलेगा और जब द्रव को हम ठंडा करेंगे तो वह जो है ठोस में बदलेगा। अब देखिए जैसे ये ठोस है, ठोस को हम ठंडा कर रहे हैं, जब ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं, मतलब कि जब हम ठोस को लगातार गर्म करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिस पर वह पूर्णतया द्रव के रूप में बदल जाती है और इस अवस्था को हम कहते हैं गलनांक। और फिर जब हम द्रव को और अधिक गर्म करते हैं तो जो उसके अवयवी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनके मध्य का आकर्षण बल लगभग क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है और वह प्रक्रिया कहलाती है हमारी वाष्पन और तब जाके द्रव जो है आपका गैस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब हम गैस को एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो द्रव है कि ऐसा वह तापमान जिस पर द्रव जो है गैस में परिवर्तित होने लगता है उसे हम द्रव का क्वथनांक भी कहते हैं। मतलब कि जब द्रव जिस टेम्परेचर पर गैस में चेंज होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो गैस है वो ठोस में चेंज हो जाती है और जब गैस ठोस में चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रति ऊर्ध्वपातन। और फिर अगर ठोस होती है, ठोस द्रव में न चेंज होकर सीधे गैस में चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर हो गया, कपूर को जब हम जो है जलाते हैं तो वो द्रव में न होकर सीधे क्या हो जाती है, गैस में, जो सही वाली कपूर होती है वो गैस में चेंज हो जाती है तो वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और इसी तरीके से जब गैस ठंडी होती है और तो वह क्या हो जाती है, संघनन की क्रिया उसमें होती है और वही गैस आपका द्रव के रूप में प्राप्त हो जाती है। और जब द्रव को हम और ठंडा करते हैं तो वह क्रिया हमारी हिमायन कहलाती है और फिर जब ठंडा करने पर वो किस में चेंज हो जाती है, ठोस में। जैसे आपका बर्फ़ है, पानी है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ठोस आपका इस समय, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कपूर से। जब कपूर आपका किस कंडीशन में है, ठोस कंडीशन में है। कपूर को जब हम जलाते हैं तो वह जो है लिक्विड में ना बदल कर सीधे किस में बदल जाती है, गैस में। अब अगर यहाँ पे हम जो है पानी है आपका, वो गैस मान लीजिए वाष्प के रूप में है, ठीक है, या पानी को जब हम वाष्प के रूप में है, वाष्प को जब हम थोड़ा ठंडा करते हैं, वाष्पन होता है तो वह द्रव में चेंज हो जाती है और जब द्रव को हम थोड़ा और ठंडा करते हैं तो वह किस में बदल जाती है, आपकी ठोस में। जैसे आपका पानी है, जैसे मान लीजिए भाप है, भाप आपका किस रूप में है, गैस के रूप में। भाप को हमने ठंडा किया तो वो किस रूप में आ गई, द्रव के रूप में। और जब हम, द्रव का मतलब हो गया पानी, और जब पानी को हमने और ठंडा किया तो ठोस का मतलब बर्फ़ के रूप में आ गई। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी कहलाती है अवस्था परिवर्तन। अब रासायनिक वर्गीकरण में हमने अभी आपको बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो आप अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में जो होते हैं इनके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। इनके प्रत्येक भाग का संगठन
निश्चित होता है। ये 2 प्रकार के तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व भी आपको मैंने बताया है कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सके। जैसे आपके कार्बन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी आपके 118 तत्वों में आप कोई भी तत्व ले लीजिए जो आपको पसंद हो, वो सब के सब आपके एलिमेंट में ही आएंगे। अब तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धातु। धातु का मतलब जिन वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं? धनायन बनाने की, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं धातु। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी आपके होते हैं, कापर, जैसे कापर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम इत्यादि। अधातु क्या होता है? तो जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, अर्थात ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनमें अक्रिय गैसों को छोड़कर, किसको छोड़कर? अक्रिय गैसों को छोड़कर जो होते हैं वो आपके अधातु कहलाते हैं, ठीक। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, जबकि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं। ये चमकीले होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। जबकि जो अधातु होते हैं इनमें चमक नहीं होती है, इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता है, और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उपधातु क्या होता है? तो वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण रखते हैं, मतलब ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे आपका हो गया जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आपके उपधातुओं के उदाहरण हैं। एक होता है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं एलॉयज, ठीक। ये क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं व उपधातुओं के सरल मिश्रण जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं, उसे हम मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे है स्टील। स्टील किसका मिश्रण है? स्टील लोहे और कार्बन का, Fe और कार्बन का मिश्रण है, और इसमें अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं, जैसे निकल, क्रोमियम, मैंगनीज। पीतल, पीतल किसका है मिश्रण? ये तांबे और जस्ते का मिश्रण है, तांबे व जस्ते का मिश्रण है। इसी तरीके से आपका कांस्य भी पूछा जाता है, ये किसका मिश्रण है? तो कांसा जिसे हम कहते हैं, कांसा है आपका तांबे व टिन का मिश्रण है, ठीक है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर, तो सोल्डर आपका टिन और शीशे का मिश्रण है, टिन और शीशे का मिश्रण है। तो ये सारे किसके हैं? उपधातु के एग्जाम्पल हैं। सफ़ेद सोना जो होता है वो आपका सोना, तांबा, निकल और जस्ता का मिश्रण है। अब अगली हेडिंग है यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो यौगिक ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे हो गया H2O, HCl, CH4, CH3OH एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे जल है, जल का मतलब हो गया H2O। H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के जो परमाणु का द्रव्यमान है वह 1:8 के अनुपात में होता है। चाहे वह जल, चाहे वह H2O, इसका निर्माण किसी भी प्रकार से क्यों ना किया जाए, या ऐसे करो, चाहे वह जल आपका क्या हो, नल का हो, चाहे वह जल आपका जो है नदी का हो, चाहे वह जल आपका तालाब का हो, उसमें जो आपका भारात्मक अनुपात होगा, परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, वह सदैव 1:8 के रूप में ही रहेगा। यहाँ नोट भी है कि किसी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है।
जैसे H2O है, जब उसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? देखिए, जैसे H2O है आपका, H2O मतलब जल। जल का काम क्या है? आग लगी हो तो उसको बुझा देना। हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है कि यह एक ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन के बारे में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है, मतलब यह जलाने में क्या है? सहायक है। तो ये बताइए, H2 भी एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन भी जलाने में सहायक है, तब तो इन दोनों को मिलकर क्या बनाना चाहिए? एक परमाणु बम की तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन यह दोनों क्या कर रहे हैं? मिलकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इसी कारण कहा गया है कि जो यौगिक के गुण होते हैं उसके अवयवों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। मतलब अवयवों का काम है ज्वलनशील होना, जलाने की प्रवृत्ति को और उत्तेजित करना, और जबकि इनसे जो यौगिक बना है उसका काम है जस्ट उसके विपरीत, आग को बुझाना। अब जो यौगिक होते हैं वह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होता है, यह क्या होता है कि ये जो होते हैं वो सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी कुछ अन्य आध्यात्मिक तत्व भी होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, सल्फर हो गए, हैलोजन हो गए, इनसे ये निर्मित होते हैं। मतलब कि साधारणतः अगर कहा जाए तो जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित हों, जैसे आपका हो गया CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H7, ये आपकी जो है ये सब क्या हो गए? ये सब आपके सब कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ये जो होते हैं वो अधिकतर सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बारे में आप केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे ज़्यादा डीपली, क्योंकि ये दूसरा पार्ट ही एक अलग बुक के रूप में आ गई है अब। ठीक है। दूसरा होता है आपका अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जो आपके होते हैं वह क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्वों लेकिन कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से मिलकर बना हो तो उसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। मतलब कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। और ये यौगिक जो होते हैं वो ज़्यादातर निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे H2O, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित है? नहीं है। NH3, CO2, ये सब आपके क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये लेक्चर आज का हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप ही के और भी जो स्टूडेंट हो आपके समान वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।